आज हम देख लेते हैं मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन में शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले हमें फंक्शनल एनाटमी का पता होना चाहिए। तो फंक्शनल एनाटमी ऑफ द शोल्डर जॉइंट क्या है वो उसके बारे में हम देखते हैं। हमें पता है जो शोल्डर जो है उसमें हमारे पास 4 आर्टिकुलेशंस होती हैं। कौन कौन सी हैं हमारे पास? एक है स्टर्नोक्लेविकुलर, एक्रोमियोक्लेविकुलर, स्कैपुलोथोरैसिक एंड ग्लूनोहेमरल, यानी 4 आर्टिकुलेशंस हैं। जो शोल्डर गर्डल है वो फैसिलिटेट कर रहा होता है द प्लेसमेंट ऑफ हैंड इन अ स्पेस। ठीक है, अब जो ऑब्वियसली जो हैंड आपका है वो स्पेस में होगा, तो उसकी वजह से जो है आप डिफरेंट डेलिकेट फंक्शन का परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये शोल्डर गडल ही फैसिलिटेट कर रहा होता है हैंड के कोई ना स्पेस में, कि वो किस तरीके से अपनी प्लेसमेंट रखे कि आप ड्यूरिंग कोई भी मोमेंट तभी, और उसकी वजह से ही क्या होता है, अकम्प्लिश दिस थ्रू द कम्प्लीमेंट्री मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला ऑन द थोरेसिक एंड द ग्लूनोहेमरल आर्टिकुलेशन। उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री मूवमेंट हो रही होती है स्कैपुला की, थोरेसिक की, ग्लूनोहेमरल आर्टिकुलेशन की हो रही होती हैं। और इस सारी जो मूवमेंट, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स मूवमेंट हो रही होती हैं, इसमें स्कैपुला भी इन्वॉल्व है, ग्लूनोहेमरल आर्टिकुलेशंस भी हैं, इन द थोरेसिक भी इन्वॉल्व है। तो इसको हम कहते हैं, एक स्पेसिफिक टर्म है जिसको कहते हैं स्कैपुलोथोरेसिक रिदम। इसको कहते हैं स्कैपुलोथोरेसिक रिदम। तो जो है इसलिए इसमें क्या होता है, आपका स्कैपुला, थोरेसिक एंड ग्लूनोहेमरल आर्टिकुलेशन वर्क कर रही होते हैं एक साथ ही। देन हिस्टोरिकली हम जब एक बात करते हैं कि शोल्डर गर्डल जो है जो शोल्डर गर्डल है हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द शोल्डर 4 आर्टिकुलेशन। हमारा जो शोल्डर जॉइंट है वो उसकी हर जो आर्टिकुलेशन है उनमें डिफरेंट जो है वो वर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन हम एक स्पेसिफिक इनकी को अगर हम एक कहें कि एक ही जो सेगमेंट है वो एक स्पेसिफिक वर्क कर रहा है, लेकिन नहीं, वो एक सिंक्रनाइज्ड वे में वर्क कर रहा है, आइसोलेशन में वर्क नहीं हो रहा होता उनका बेसिकली। तो इसलिए अगर इसको हम इस तरह देखते हैं, अगर कहीं पे पता इन आर्टिकुलेशंस में या फिर इनमें यहाँ पे कोई भी जो आर्टिकुलेशंस है इनमें कहीं पे भी कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट हो जाए या फिर कहीं पे जो है पैथोलॉजी हो जाए, तो उसकी वजह से जो है हमारे पास जो उसके एडवर्स कंसिक्वेंस हो जाएंगे फंक्शनिंग ऑफ द अदर एक्सट्रीम जो आर्टिकुलेशंस होती हैं उन पे, और इंटायर अपर एक्सट्रीमिटी पे भी उसके कंसिक्वेंसेस हो रहे होते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे अगर पैथोलॉजी है तो वो दूसरे को भी इन्वॉल्व कर रही होती है। तो इसलिए पूरा रिदम जो है वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो रहा होता है। देन हमारे पास द इंटायर अपर एक्सट्रीमिटी जो है इज अटैच टू द टॉर्सो थ्रू अ स्मॉल स्टर्नोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन। एक स्मॉल आर्टिकुलेशन है जो हमारे टॉर्सो के साथ क्या होता है, अपर एक्सट्रीमिटी को कनेक्ट कर रहा होता है। तो इस अगर यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो रही होती हैं, ये अफोर्ड कर रही होती है लिमिटेड मोमेंट, यहाँ पे एक थोड़ी सी मोमेंट हो रही होती है, लेकिन ये विथस्टैंड करती हैं सिग्निफिकेंट ग्रेटर लोड, यानी कि जितना ज़्यादा लोड जो है उसको बर्दाश्त कर रही होती हैं। देयरफॉर इट इज़ नॉट यूजुअल टू ऑब्जर्व ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजनरेशन ऑफ द जॉइंट। यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं बल्कि जो है इसमें और भी जो एसोसिएशन हो रही होती है सिग्निफिकेंट, जैसे एसोसिएशन होती है, जैसे कि हमारे पास सिग्निफिकेंट सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग होगी, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन हो सकते हैं, साथ डिजेनरेटिव चेंजेस तो हो रही हैं ऑस्टियोफाइटिक, लेकिन उसके साथ जो है सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग एंड द ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन भी हो रही होती है। देन हमारे पास एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट जिस तरह स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट है, जिस तरह ये भी स्मॉल साइनोवियल आर्टिकुलेशन होता है, दैट इज यहाँ पे हमारे लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होती है, और फ्रीक्वेंटली ये भी ऑस्टियोआर्थराइटिक डिजेनरेशन हो रही होती है। और यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है, मोर इम्पॉर्टेंट इन द केस ऑफ स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनलार्जमेंट होती है एक्रोमियोक्लेविकुलर आर्टिकुलेशन की, जो है यहाँ पे क्या कर रही होती है, वो सिग्निफिकेंटली एडवर्स कंसिक्वेंसेस हो रहे होते हैं उसके ऑन द शोल्डर मोमेंट के पे एंड द इंस्टेबिलिटी पे। ठीक है, ये हमारे पास इंस्टेबिलिटी और शोल्डर जॉइंट जो है वो में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो जो हम बाद में देखेंगे वो किस वजह से जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है, जब हम डिटेल से इस जॉइंट को देखेंगे उस वक्त हम देखते हैं। देवा हमारे पास स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन। स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन की जब हम बात करते हैं, ये नॉन साइनोवियल आर्टिकुलेशन है। ये इट इज़ कंपोज्ड ऑफ अ ब्रॉड फ्लैट ट्रायंगुलर स्कैपुला जो है उस वो अंडरलाइंग द होता है थोरेसिक केज पे, और ये सेपरेट होता है फ्रॉम द थोरेसिक केज बाय द लार्ज बर्सा। ठीक है, और स्टेबिलिटी जो है इसकी जो है स्ट्रिक्टली डिपेंडेंट होती है ऑन द सॉफ्ट टिश्यू अटैचमेंट ऑफ द स्कैपुला एंड द थोरैक्स, क्योंकि जो भी सॉफ्ट टिश्यू अटैच है होंगे स्कैपुला और थोरैसिक पे, उन पे डिपेंड करेगा। उनमें अगर रिस्ट्रिक्शन है मूवमेंट की तो वो मूव नहीं करेगा। इस तरह हमारे पास जो प्लेन ऑफ स्कैपुला है वो लाई कर रहा होता है 45 डिग्री फॉरवर्ड फ्रॉम द मिड कोरोनल
प्लान ऑफ मिड कॉर्नल प्लेन ऑफ द बॉडी। ये जो है स्कैपुला जो है हमारा लाई कर रहा होता है 45 डिग्री फॉरवर्ड फ्रॉम द मिड कॉर्नल प्लेन ऑफ द बॉडी। और इसलिए हम इसी तरह जो स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन जो है वो सर्वकारी होती है ताकि सप्लीमेंट द लार्ज बॉल एंड सॉकेट आर्टिकुलेशन टू ऑफ द ट्रू शोल्डर जॉइंट। अब क्या होता है, क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन इस तरह बन जाती है, तो क्या क्या होता है, हमारा जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है उसमें जो है वो इस तरीके से फेस कर रही होती है। इसकी जो इसका है जो ग्लेनोइड कैविटी इस तरह फेस करते हैं, क्योंकि ताकि जो आपका बॉल एंड सॉकेट जो है वो आर्टिकुलेशन जो है सही जो है वो आर्टिकुलेशन जो है वो ये जो है 45 डिग्री फॉरवर्ड होता है टू द मिड कॉर्नल प्लेन में। और इसकी वजह से स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन जो है सब करी होती है टू द सप्लीमेंट लार्ज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर्टिकुलेशन टू ऑफ अ ट्रू साइनोवियल जॉइंट। उसमें सप्लीमेंट्री एडिशन दे रही होती है, उसकी वजह से जो है वो आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो स्टेबल रहता है। देन हमारे पास ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट और द शोल्डर जॉइंट। ये हमारे पास जो है ये शैलो बॉल एंड सॉकेट आर्टिकुलेशन होती है। ऐसा ये जो है हमारे पास ट्रेमेंडस जो है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है इसमें, लेकिन जो फ्रीडम जो है कम एट अ कॉस्ट, क्योंकि ये हमारे पास इनहेरेंटली अनस्टेबल जॉइंट है। और ग्लेनाइड जो है हमारे पास इज सो शैलो सो दैट जो बॉल है दैट द बॉल, और क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं होता, और अगर ये अनप्रोटेक्टेड है और इजीली जो है वो स्लिप हो जाता है इंफीरियरली आउट ऑफ द सॉकेट क्रिएटिंग द शोल्डर डिस्लोकेशन। ऑब्वियसली अगर ये अनस्टेबल है तो उसकी वजह से जो है ये क्योंकि इसका प्रॉपर जो शेप जो है वो बिल्कुल कप शेप नहीं होता, बट इसकी वजह से थोड़ा सा जो है इंफीरियरली जो है वो थोड़ा कैप्स जो इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है वो फुली डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से जो है इन्फीरियर डिस्लोकेशन हो रही होती है। देन हमारे पास ये आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकुलेशंस हैं, स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, और ये डिफरेंट मसल्स हैं, और द एक्रोमियन आप दिख रही है यहाँ पे आपको क्रोनाइड प्रोसेस में दिख रहा है, स्कैपुला है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट एंड द बाइसेप एंड द स्टर्नम। ये डिफरेंट आर्टिकुलेशंस हैं शोल्डर जॉइंट की। देन नॉर्मली जो है हमारे पास ये जो इन्फीरियर डिस्लोकेशन जो है वो प्रिवेंट हो रही होती है बाय द सॉफ्ट टिश्यू। ठीक है, अभी हमने देखा जो इन्फीरियर डिस्लोकेशन क्यों हो रही होती है, ड्यू टू क्योंकि इन्फीरियर साइड पे जो है वो मस्क सॉफ्ट टिश्यू जो है वो सही नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है। अगर आपके वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रांग है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। इंटीरियरली अगर हम देखें तो हमारे पास सब स्कैपुलर टेंडन होता है। सुपीरियरली अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास टेंडन होता है सुप्रास्पाइनेटस एंड द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप। तो पोस्टीरियरली अगर हम देखें तो वहाँ पे होता है टेंडन ऑफ द इन्फास्पाइनेटस एंड द ट्रीज माइनर मसल का। और ये टेंडन जो है क्या कर रहे होते हैं, कफ बना रहे होते हैं और सराउंड कर रहे होते हैं ह्यूमरल हेड को, और एक फॉर्म करते हैं कप ऑफ द कप। और करस्पॉन्डिंग मसल जो है ये सारे जो मसल्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो रोटेट करें ह्यूमरल हेड को विद इन द ग्लेनोइड सॉकेट, जो ग्लेनोइड सॉकेट है उसके अंदर। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, रोटेटर का मसल। जो रोटेटर का मसल है इनका पर्पज़ क्या होता है, ये स्टेबलाइज करते हैं ह्यूमरल हेड को विद इन द सॉकेट। और उसकी वजह से अब क्या होता है, जैसे सॉकेट में करेंगे और ये क्या करते हैं देयर बाई और क्रिएटिंग अ स्टेबल पॉइंट ऑन विच लार्ज जो शोल्डर मसल्स हैं वो इफेक्टिवली ताकि एक्सर्ट करें फोर्सेस, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास डेल्टाइन मसल है एंड द पेक्टोरस मेजर मसल्स है, वो क्या कर रहे होते हैं, फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं ताकि वो उनकी फोर्स इफेक्टिव हो जाए जब, क्योंकि वो एक स्टेबल अगर पॉइंट होगा तो उसकी वजह से विद इन द कैविटी, तो ताकि मोमेंट जो, क्योंकि प्रोवाइड के गिर्द ही जो है हमारी जो मोमेंट है वो प्रोड्यूस हो रही होती है ना। देन हमारे पास रोटेटर कफ जो है डजेंट एक्सटेंड टू द इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लेनोइड आर्टिकुलेशन, क्योंकि एक्सिलरी पार्ट जो है इंफीरियर पार्ट जो एस्पेक्ट जो है वहाँ पे शोल्डर की वहाँ पे रोटेटर कफ नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो है हमारे पास क्योंकि वहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू कनेक्शन होता है, ओनली जो सॉफ्ट टिश्यू कनेक्शन होता है बिटवीन द बॉल एंड द सॉकेट जॉइंट के दरमियान, वो है कैप्सुलर लिगामेंट। और द स्ट्रांगेस्ट जो होता है वो इंफीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट होता है। अब क्या होता है
है दिस लिगामेंट जो है इंपॉर्टेंट क्यों होता है, जब आप अपने आर्म को अवर हेड लेके जाती हो या फिर एबडक्शन करती हो या फिर एक्सटर्नल रोटेशन, यानी 3 अवर हेड, एबडक्शन एंड द एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस होती है, तो ये लिमिट कर रहा होता है, आर लिमिटेड बाय द एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है। और क्योंकि आप ये सारी मूवमेंट तो लिमिटेड होंगी, क्योंकि आपने जब एक्सटर्नल ये एबडक्शन किया या फिर अवर हेड एक्टिविटी की, एक्सटर्नल रोटेशन की, तो एक्रोमियन प्रोसेस से ये लिमिट हो रही होती है। लेकिन अगर जैसे ही आपकी जो शेफ्ट है वो एक्रोमियन के पर पहुंचती है ना, जैसे एक्रोमियन प्रोसेस की तरफ पहुंचती है, तो जो है एक फल्क्रम क्रिएटेड होता है, और जैसा फल्क्रम क्रिएट होगा उससे क्या होगा, फर्दर अटेम्प्ट टू एबडक्ट द आर्म will force the humeral head to out of the glenoid socket inferiorly against the glenoid ligament। अब क्या होता है, फोर्स एबडक्टेड फोर्स लगी, उसकी वजह से फोर्स हो आएगी कहाँ पे, ह्यूमरल हेड पे, ताकि उसको लेके जाएं ग्लूनाइड फोसा, ग्लूनाइड से ग्लूनाइड जो आपकी सॉकेट है उससे इन्फीरियर लेके जाएं अगेंस्ट द ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, जो लिगामेंट है उसकी तरफ लेके जाएंगे ना, उसके अगेंस्ट लेके जाएंगे। उसकी वजह से अगर वहाँ पे टॉलरेंस है इन्फीरियर कैप्सूल की या फिर कैप्सूलर लिगामेंट की, ताकि वो रेजिस्ट कर रहा है मूवमेंट को जो ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ पे जो है रेजिस्ट हो रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो एक्यूट फोर्स है, और उसमें बहुत कम इनहेरेंट स्ट्रेचेबिलिटी है, या ऑफ द जेनेटिकली डिटरमाइंड लैक्स लिगामेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, क्लासिकल एंटीरियर इन्फीरियर डिस्लोकेशन जो हो जाती है, क्योंकि वो जो लिगामेंट है इतना लैक्स हुआ है, या फिर उसमें इतनी स्ट्रेचेबिलिटी भी नहीं है जो है वो, फिर आप यहाँ पे नहीं देख सकते हो इमेज में, ये देखो यहाँ पे इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, ये इसमें क्या होगा, एबडक्ट किया आपने, एबडक्शन में लेके गया अवरेट, तो उसकी वजह से जो है नीचे जो है आपका जो स्ट्रक्चर जो है वो रोकने वाला नहीं था, उसमें लैक्सिटी थी या फिर उनमें कहीं पे प्रॉब्लम थी, तो वो उसको इन्फीरियर डिस्लोकेशन आ गया, ठीक है। उसकी वजह से कंसिक्वेंट इलांगेशन ऑफ द इन्फीरियर जो लिगामेंट है वो इरिवर्सिबल होता है अनलेस, जब तक आप करेक्ट नहीं करते, और ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट जो है बिकम अ वेल्निएबल टू रिपीट द एपिसोड ऑफ इंस्टेबिलिटी विद द मूवमेंट ऑफ आर्म अबव द शोल्डर हाइट। जब भी आप ऊपर बार बार ऊपर करते हो तो उसकी वजह से जो है वो आपको इंस्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, शोल्डर जॉइंट की इंस्टेबिलिटी मिलेगी। इसको आप एप्रीहेंशन टेस्ट भी कहते हो, उसमें आपको आपको मिल रहा होता है कि इन्फीरियर डिस्लोकेशन एस्पेक्ट ऑफ द जो शोल्डर है वो प्रोटेक्ट होता है बाई द एक्रोमियोक्लेविकुलर बोनी आर्च से, और जो हमारे पास और कोरैको क्लेविकुलर लिगामेंट से, ठीक है। जो हमारे पास कोरैको एक्रोमियल लिगामेंट है, ये फाइब्रस वेस्टिगियल रेमिनेंट होता है कोरैको एक्रोमियल बोनी आर्च ऑफ द क्वाड्रप क्वाड्रीपैड का होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा होता है, क्योंकि प्रोटेक्ट कर रहा होता है ना। अब बीनीथ दिस प्रोटेक्टिव रूफ के बीनीथ क्या होता है, रूफ द सुपीरियर पोर्शन ऑफ द रोटेटर कफ जो है वो पास हो रहा होता है इन द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन एंड द लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप टेंडन जो है वो पास हो रहा होता है। अब हमारे पास जो बाइसेप टेंडन है, बाइसेप जो है ये हमारे पास ऑनली बाइसेप जो है हमारे पास ऑनली द पार्ट ऑफ द रोटेटर कफ। बाइसेप में क्या होता है, ये क्या करता है, डिप्रेस करा होता है ह्यूमरल हेड को, क्योंकि एज द ह्यूमरस जो जैसे ही आपकी ह्यूमरस जो है वो मूव करेगी और टेंडन जो है वो स्लाइड कर रहे होते हैं थ्रू द स्पेस डिफाइंड बाय द बोनी लिगामेंटस रूफ अबव, और जो ह्यूमरल हेड है बिलो, उसमें क्या होता है, ये मूव करता है। अब क्या होता है, क्योंकि रिड्यूस यहाँ पे फंक्शन अगर क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रही होती है, तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस होने के लिए वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, बरसाज हैं, बर्सल सैक हैं, जिनमें हमारे पास सब एक्रोमियल बर्सा है, वो पोजीशन की उसकी कहाँ पे होता है, वो टेंडन बिलो एंड द रूफ अबव के दरमियान में होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो सब एक्रोमियल स्पेस है ये कैन बी एब्सोल्युटली नैरोड हो रही होती है बाय द ऑस्टियोफाइट्स एक्सटेंडेड इन्फीरियरली फ्रॉम द क्लेविकल से भी, एक्रोमियन से भी, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट से भी। अगर इसका वहाँ पे स्वेलिंग है कहाँ किसकी, सॉफ्ट टिश्यू की विद इन द स्पेस, जैसे बर्साइटस है, टेंडाइटिस है, उसकी वजह से भी नैरो हो सकती है स्पेस। और दिस यहाँ पे अगर सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग है उसकी वजह से क्या है, हमारे पास एक्यूट इंजरी होंगी या फिर क्रॉनिक ओवरयूज सिंड्रोम बन जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंजरीज है ना, इन आइदर कोई भी इनमें से कोई भी केस हो, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास इनसफिशिएंट स्पेस हो जाएगी, क्योंकि वो पैसेज वहाँ से पास हो रहा है, पैसेज ऑफ द रोटेटर का बीनीथ द एक्रोमियल आर्च, या और उसकी वजह से पेनफुल
पिंचिंग ऑफ द टिश्यू जो है वो फॉर्म हो रही होती है, क्योंकि रूफ से और द ह्यूमरल हेड बिलो से। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्पेंजमेंट सिंड्रोम। ऊपर हमारे पास ये देखो यहाँ पे आर्च बनी हुई है और नीचे जो है यहाँ पे हमारा हेड है, तो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पे दरमियान में क्या होगा, इम्पेंजमेंट बनेगी, इम्पेंजमेंट हो जाएगी। उस टर्म को कहते हैं इम्पेंजमेंट सिंड्रोम। और दिस द रिजल्टिंग पेन जो है फ्रॉम दिस कंडीशन कैन लीड नॉट ओनली टू chronically disabling condition with ruin of the rotator cuff tissue, but also attempt to compensate the loss of glenohumeral motion with the scapulothoracic movement। अब यहाँ पे जो है मूवमेंट तो हमें एक कंडीशन की वजह से क्या होता है, ना एक स्पेसिफिक जो टिश्यू पे तो नहीं हो रहा होता, बल्कि ये क्या कर रहा होता है, कंपनसेट कर रहा होता है ग्लेनोह्यूमरल मूवमेंट को स्कैपुलोथोरेसिक आर्टिकुलेशन की, स्कैपुलोथोरेसिक मूवमेंट के साथ। क्योंकि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, उसकी वजह से एक और भी बात होती है, वहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेस हो रहा होता है, किस पे, हमारे पास एक्सेसिव स्ट्रेस होगा, वो भी सर्वाइकल स्पाइन पे भी एक्सर्ट हो रहा होता है ड्यू टू मस्कुलर इफेक्ट ऑफ द प्रोक्सिमल बैक एंड द शोल्डर मसल, ताकि वो कंपेंसेट करें जो लेग ऑफ ग्लेनोह्यूमरल मूवमेंट। क्योंकि आपकी एक दफ़ा ग्लेनोह्यूमरल मूवमेंट लेक हुई हुई है, ये हमारी मूवमेंट जो है कम हुई हुई है, डिक्रीज हुई है, उसकी वजह से स्कैपुला भी जो आपका उसके साथ इन्वॉल्व करेगा, कंपनसेट करेगी, आपकी स्पाइन जो है वो भी कंपनसेट करेगी। तो ये पूरा जो है सिस्टम जो है वो आपस में जो वर्क कर रहा होता है, कंपनसेशन करवा रहा होता है। अगर आपका हम बाइसेप टेंडन जो है अगर क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड हो गया किसी भी तरीके से, तो उसमें क्या होता है, आइदर फ्रिक्शनल वेयर है बिनीथ द एक्रोमियन, या फिर क्रोनिक टेंडाइटिस है उसकी वजह से, तो या फिर रिस्क ऑफ रैप्चर है, ठीक है, इट इज़ एट अ रिस्क ऑफ रैप्चर। क्योंकि क्या होता है, रिस्क ऑफ रैप्चर पे क्यों रहता है, क्योंकि आप जैसा ही ह्यूमरल हेड जो है डिप्रेस होता है ना, क्योंकि तो वो चीज़ें वो कौन करवा रहा होता है, आपका बाइसेप करवा रहा होता है, वो कंप्रोमाइज़ हो रही होती है। अब जो ह्यूमरस जो है देन क्या होता है, ह्यूमरस विल देन राइड सुपीरियरली विद इन द ग्लेनाइड और इंक्रीजिंग द प्रेशर बिटवीन द ह्यूमरल हेड एंड एक्रोमियल आर्च। उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि ह्यूमरस जो है वो डिप्रेस नहीं होगी, तो वो राइज हो जाती है, यानी राइड सुपीरियरली हो जाएगी विद इन द ग्लेनाइड को फोसा, और वो क्या करेगी, इंक्रीज कर रही होती है प्रेशर बिटवीन द ह्यूमरल हेड और एक्रोमियल आर्च, और वहाँ पे फिर स्पेस नरोइंग है। और दिस विल आल्सो प्रिवेंट द क्लियरेंस ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस beneath the acromion during the abduction and will result the limited shoulder motion। और उसकी वजह से भी जो है आपकी लिमिटेड हो जाएंगी एबडक्शन, ठीक है, उसकी वजह से जो है शोल्डर मोशन भी लॉस होगी। और द रिजल्टेंट साइकिल ऑफ द पेन जो है इन द गार्डिंग रेंज ऑफ मोशन जो है वो प्रोड्यूस होगा एज इंक्रीज द पैटर्न ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी डिस्फंक्शन। क्योंकि पेन होगा या फिर गार्डिंग रेंज ऑफ मोशन होगी, क्योंकि पेन की वजह से आप मूवमेंट पेशेंट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता है ना, तो इसलिए वो होगा। और आपको क्योंकि अपर एक्सट्रीमिटी डिस्फंक्शन जो पैटर्न है वो इंक्रीज हो रहा होता है। शोल्डर मूवमेंट जो है देयरफॉर रिप्रेजेंट अ कम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द मल्टीपल आर्टिकुलेशन इन द सॉफ्ट टिश्यू जो विच मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड appreciated for their delicate interrelationship। अब हमारे पास जो है कहीं पे भी कोई भी एक, जैसे हमने देखा कि रोटेटर कफ का कोई प्रॉब्लम होगा तो उसकी वजह से इम्पेंजमेंट सिंड्रोम है, पूरा सारा रिदम ही जो है डिस्टर्ब हुआ है, या फिर आपकी जो बाइसेप टेंडन जो है वो डिप्रेस नहीं कर रही है उसको, उसकी वजह से भी जो है प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि जो है वो स्कैपुला भी इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी स्पाइन जो सर्वाइकल स्पाइन है वो भी इन्वॉल्व हो रही है, और आपकी जो एक पूरा जो ये पूरा स्ट्रक्चर है वो इन्वॉल्व हो रहा है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पे एक जगह पेन है तो वो उसके साथ जो है अदर जो स्ट्रक्चर नहीं इन्वॉल्व हो रहे, सारी जो है एक सिंक्रोनाइज वे में वर्क कर रहे होते हैं।